8. कभी कभी जब हमारे पास अलग अलग तरीके के केस आते हैं, उनकी स्टडी करने पर यह पता चलता है कि आरोपी ने या फिर जिसने भी ये क्राइम किया है उसने कोई पर्टिकुलर पैटर्न को सोच कर किया है। मैं जब इतने सारे ऑडियो लॉग्स को सुन रहा हूं तो मुझे ऐसा पता चल रहा है कि जितने भी किलर्स होते हैं वो सब अपने अपने पैटर्न्स के हिसाब से काम करते हैं। लेकिन क्या होगा अगर कोई ऐसा पैटर्न सामने आए जिसमें सिर्फ एक सेंटेंस हो, सिर्फ एक वाक्य हो और उस वाक्य के जरिए करीब 17 लोग बेरहमी से मार दिए जाएं। और सिर्फ इतना ही नहीं, मारकर उनकी बॉडी को ऐसी जगह डाल दिया जाए जहां से पुलिस बहुत इजीली देख ले। मैं बात कर रहा हूं आज के इस ऑडियो लॉग की, जो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है मेरे लिए, क्योंकि इसमें जितने भी आरोपी थे या यूं कह लें कि जितने भी मृतक आरोपी थे, सहयोगी आरोपियों के साथ साथ वो लोग बड़े ही अजीब से काम को अंजाम दिए थे। एक ऐसा कृत्य जो कि शायद बहुत निंदनीय भी था, लेकिन उसी के साथ साथ उतना ही मिस्टीरियस था। तो आइए चलिए सुनते हैं इस ऑडियो लॉग को और जानते हैं कि आखिरकार इस केस में हुआ क्या था। केस नंबर 48, डे 21। कोर्ट रूम में एक ऐसा केस आता है जिसे सुनकर कोर्ट रूम समेत जेल के सारे अधिकारियों की भी आंखें फटी रह जाती हैं। एक आदमी राम पांडे, जो कि पेशे से एक इंजीनियर था, उसने अपने 5 सहयोगियों को मौत के घाट बेरहमी से उतार दिया। पर उन मृतकों से एक बड़ा सच सामने आया कि वो सिर्फ 5 नहीं थे। राम पांडे ने 12 और निर्दोष लोगों की हत्या करी थी और उनके शवों को अपने 5 सहयोगियों की सहायता से डिस्ट्रिक्ट जेल के बाहर फिकवा दिया था। राम पांडे के 5 मृतक सहयोगियों की ऑटोप्सी रिपोर्ट में हाइड्रोजन गैस की एक्सेसिवनेस का पता चला और जो 12 लोगों की हत्या राम पांडे ने अपने सहयोगियों के साथ करी थी, उनके ऑटोप्सी रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं मिला। लाश बाहर से तो सही थी पर अंदर के सारे ऑर्गन्स मिसिंग थे। आरोपी राम पांडे का बार बार एक ही सेंटेंस कोर्ट से कहना था कि ये मौत की रसोई है, यहाँ जो खाएगा उसे पुण्य मिलेगा और जो नहीं खाएगा उसे जेल के बाहर सड़कर मौत। कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे मौत की सजा सुना दी। पर आज तक राम पांडे ने ऐसा क्यों किया और उसका वो एक सेंटेंस बार बार कहना मेरे दिमाग में घर कर गया है। जैसा कि आपने अभी इस ऑडियो लॉग में सुना, राम पांडे ने जिस तरीके के कत्ल किए थे या फिर अपने मृतक सहयोगियों के साथ वो कत्ल करवाए थे, वो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस थे। आखिर वो ऐसा कर क्यों रहा था? और स्पेशली जो वकील ने वो सेंटेंस बताया कि राम पांडे ने ये जाते जाते बार बार कहा कि ये मौत की रसोई है, यहाँ जो खाएगा उसे पुण्य मिलेगा और जो नहीं खाएगा उसे जेल के बाहर सड़कर मौत। इस सेंटेंस को डिकोड करने से पहले मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे केस के बारे में जान लेना बहुत जरूरी है कि आखिरकार इस केस में हुआ क्या था। मेरे पास जो रिपोर्ट्स आई हैं उनके हिसाब से राम पांडे एक इंजीनियर था और वो अपने अंडर में कई सारे लोगों को रखता था। उसका मानना था कि जितने भी लोग हैं वो उन्हें नौकरी दे देगा और सारे लोग उसके पास रहेंगे। फिर वो खुद की एक कंपनी खोलेगा और बहुत पैसे कमाने लगेगा। पर यह चीज बहुत ज्यादा बिजार होती चली गई। उसने कई सारे लोगों को जॉब भी दिलवाई बाहर। ऐसा कहते हैं, उसके आसपास के लोग बताते हैं कि वो जब भी किसी को जॉब दिलाने जाता था अपने हाथ में एक मुर्गा रख के जाता था, पर उस मुर्गे के अंदर कुछ होता नहीं था। वो एक खोखला मुर्गा होता था जिसके अंदर घास फूस भरी होती थी। इस बात की पुष्टि राम पांडे के घर के पास रहने वाले कुछ पर्सनल लोगों ने भी करी। वो बताते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इसके पास जॉब लेने के लिए आते थे और ये आउट ऑफ इंडिया लोगों की जॉब लगवा भी देता था समहाउ, पता नहीं कैसे। लेकिन वो लोग इस बात से बहुत ज्यादा अनजान थे कि राम पांडे मुश्किल से 2 या 3 दिन में किसी की जॉब बाहर कैसे लगवा देता था। हो सकता है कि उसके कोई बाहर लिंक होते होंगे, लेकिन वो बाहर जॉब लगवाने के लिए एक छोटे से प्रोसीजर को करने को बोलता था। वो कहता था कि जितने भी लोग उसके पास आएंगे वो एक जिंदा मुर्गा लेकर आएंगे और जब वो बाहर आएंगे वापस तो मुर्गे के अंदर कुछ भी नहीं होगा, वो पूरा खोखला होगा। अब अगर मैं यहां से इस केस के एक टर्निंग पॉइंट को देखूं, क्योंकि जितनी भी लाशें बरामद हुई हैं उनके अंदर कुछ भी नहीं था, वो खोखला था। यानी वो
मुर्गे पर जो प्रक्रियाएं करता था वही शायद उसने इन लोगों पर करी। राम पांडे के घर के पास रहने वाले निवासियों का ये भी मानना है कि एक रात राम पांडे ने करीबन 5 से 6 लोगों को अपने घर बुलाया और उस रात में कुछ अजीब हुआ। करीबन 3 बजे के आसपास वो पांचों इंसान अपने हाथ में एक मुर्गा लेकर बाहर निकलते हैं और वहीं बीच चौराहे पर जाकर उस मुर्गे को पटक देते हैं, ऐसे जैसे ये चीज उनको करने को बोली गई है। मोहल्ले के लोगों को तब रियलाइज हुआ जब अगले दिन मोहल्ले के किसी एक इंसान ने जाकर उस चीज को टटोल कर देखा। उसने देखा कि चौराहे पर 5 जानवर पड़े हुए हैं। जब उन जानवरों को ठीक से हिलाकर देखा गया तो वो सिर्फ उनकी खाल थी, उसके अंदर कुछ भी नहीं था। वो जो 5 लोग आए थे वो भी शायद राम पांडे के साथ के ही थे या फिर किसी जॉब लेने के पर्पस पे आए थे। चीजें बहुत ज्यादा अजीब तब होने लगी जब लोगों ने राम पांडे से पूछना शुरू किया। राम पांडे सीधा ये कहने लगा कि आप लोग मेरे घर खाने पर आइए, अगर आप लोग नहीं आएंगे खाने पर तो आपको पुण्य नहीं मिलेगा। आखिर ऐसा क्या था उसके घर में जो पुण्य की तरफ ले जा रहा था, या शायद किसी ऐसे अंधकार की तरफ जिसका आइडिया ना मोहल्ले वालों का था ना ही किसी पुलिस वाले को था। राम पांडे की जो गिरफ्तारी थी वो भी बड़े अजीबोगरीब सर्कमस्टेंसेस में होने लगी। मैं आपको थोड़ा सा बैक स्टोरी एक और दे देता हूं कि उसी बीच में, जिस बीच में राम पांडे लोगों को नौकरी प्रोवाइड करता था, उसी बीच में एक इंसान राम पांडे से शायद जॉब लेने आया था। लेकिन राम पांडे ने जैसा कहा था करने को कि एक जिंदा मुर्गा लेकर आओ, वैसा इस आदमी ने किया नहीं। और उस दिन राम पांडे और इस आदमी की बहुत ज्यादा बहस हो गई। यह आदमी चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा कि राम पांडे काला जादू करता है और काले जादू के जरिए ही वो लोगों को बाहर जॉब दिलवाता है। इस बात की पुष्टि करते हुए वो पूरे मोहल्ले में चिल्लाकर ये कहता है कि कोई भी इंसान राम पांडे के घर में ना जाए, क्योंकि वो जिसको खाना परोसता है वो खाना किसी जानवर की चमड़ी का होता है या किसी जानवर के ऑर्गन्स का होता है। पूरे मोहल्ले में जब उस आदमी ने ये खबर चिल्ला चिल्ला कर फैला दी तो राम पांडे बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया और उसके करीबन 5-6 दिन के बाद उसी सेम आदमी की लाश, जो आदमी राम पांडे से लड़कर गया था, वो जेल के बाहर बड़ी बुरी अवस्था में मिली। मतलब उसके शरीर में अलग अलग कट तो लगे थे लेकिन अंदर से सारे ऑर्गन गायब थे और बहुत ही सफाई के साथ। यदि कोई बाहर से उन डेड बॉडीज को देखेगा भी ना तो उसको ये अंदाजा नहीं होगा कि इसके अंदर कुछ है या नहीं। जब तक वो उसे छुएगा नहीं, किसी को पता नहीं चलेगा कि उस बॉडी के अंदर सिर्फ घास फूस भरा है, उसके सारे ऑर्गन गायब हैं। जेल के बाहर ये लाशें कंटिन्यू मिलना शुरू हो गईं। जेल के लोगों का राम पांडे से कोई लेना देना था नहीं तो कभी पुलिस को शक गया नहीं। बट जो इंसान मर रहे थे, सिर्फ एक ही कड़ी जुड़ रही थी कि वो सारे इंसान राम पांडे के बताए हुए प्रोसेस को करने से मना कर दे रहे थे। और उसके करीबन 1-2 महीने के बाद जेल के बाहर लाशें मिलना शुरू हो गई थी। पुलिस ने जब उन लाशों की शिनाख्त करी और ठीक से पता किया तो उन सबको यही कनेक्शन मिला कि राम पांडे से हर एक इंसान की लड़ाई हुई। इस तरीके से 12 अलग अलग लाशें बरामद हुईं और उन सारी लाशों का एक ही पैटर्न था कि वो पूरी तरीके से बर्बाद थी, पूरी तरीके से खोखली थी और उनको सिल दिया गया था। पर इतना शार्पली वो कटी थी लाशें कि पुलिस को देखने पर यह आइडिया नहीं हो रहा था कि आखिरकार इनको काटा किसने है। जब राम पांडे पर ये सारे के सारे केस की सुई अटकी तो पुलिस ने राम पांडे के घर पर सीधा छापा मारा, लेकिन वहां पर उन्हें कुछ भी नहीं मिला। ऐसा लोग बताते हैं कि राम पांडे के घर पे शायद ऐसी चीजें होती थी, काला जादू एंड ऑल, पर जब पुलिस गई है वहां पर तो राम पांडे का घर पूरी तरीके से नॉर्मल था। कभी उसके घर में कोई ऐसा साइन मिला ही नहीं। बहुत अजीब लगा ये सारी चीजें पुलिस को जानकर, क्योंकि ये केस और ज्यादा टैंगल्ड होता जा रहा था उनके लिए कि आखिरकार अगर राम पांडे ये सब चीजें नहीं कर रहा है तो उन लाशों का जेल के बाहर मिलना ये कैसे संभव है। और अगर जेल के बाहर वो लाशें मिल रही हैं जिनका कनेक्शन राम पांडे से है तो इसके घर में किसी तरीके का कोई सुराग क्यों नहीं है।
पुलिस ने राम पांडे को पूछताछ करने के लिए कुछ दिनों के लिए हिरासत में तो लिया, पर उसके बाद वो वापस से छूट गया। करीबन 2 साल बीत गए होंगे। 2 साल तक जेल के बाहर कोई भी लाश आई नहीं। पुलिस को एक अनजान घर से सूचना मिलती है कि उसके घर में 5 लोग मरे हुए हैं, बहुत ही बुरी कंडीशन में। पुलिस उस एरिया में तुरंत जाती है तो देखती है कि वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है। जब अंदर जाकर वो लाशों को देखती है तो वो क्या देखती है कि सारी बॉडी की आंखें ऐसी बाहर हैं जैसे उनकी आंखों को निकालने की कोशिश करी गई हो। उन सारी बॉडीज के हाथ बंधे हुए थे और पेट के बीच में एक छेद था जिसमें से शायद आंतें बाहर थीं। लेकिन उसी कमरे में एक और भयानक चीज थी। उस कमरे में 5 लाशों के साथ साथ साइड में एक चूल्हा था, जिस चूल्हे के ऊपर सभी लाशों की आंतों के कुछ कुछ टुकड़े मौजूद थे, जिन्हें अच्छे से प्याज, टमाटर और न जाने क्या क्या डालकर पकाया गया था और किसी ने खाया भी था शायद। जिस घर में वो लाशें बरामद हुई थीं, उस इंसान के समेत मोहल्ले के सारे इंसानों से जब पूछा गया तो सारे इंसानों ने ये बताया कि राम पांडे भी उस रात इस घर में आया था। दरअसल ये 5 के 5 लोग राम पांडे के साथ के ही थे, जिन्हें राम पांडे ने जॉब दिलवाई थी। लेकिन वो लोग आ गए थे, पर राम पांडे फिर इन लोगों को क्यों मारेगा? क्योंकि इन लोगों ने तो वो पूरे प्रोसेस किए थे जो राम पांडे बोलता था। और अगर राम पांडे ने इन्हें मारा भी है तो इन्हें मारने के पीछे का उद्देश्य क्या है? एक बार फिर से राम पांडे को पुलिस की हिरासत में लिया जाता है और उससे पूछताछ करी जाती है। राम पांडे एक ही चीज बार बार दोहरा रहा था कि रसोई सबके घर में होनी चाहिए और रसोई से जो पुण्य मिलता है वो किसी के पास नहीं होता। उसका ये सेंटेंस तब तक नहीं बदला जब तक उसका गुनाह सबके सामने आ नहीं गया। और उसका गुनाह कैसे आया वो भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज थी। राम पांडे का कहना था पुलिस से कि वो लोगों को बाहर जॉब दिलाया करता है और उसके लिए एक छोटा सा प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस में उसे माता को यानी कि स्वयं काली माँ को एक भेंट चढ़ानी होती है और वो होती है जानवर के ऑर्गन्स की भेंट। पुलिस से सुनकर बहुत ज्यादा भौचक्की रह जाती है क्योंकि उसके घर में वो मूर्ति कहीं पर एग्जिस्ट नहीं करती थी। राम पांडे ये सारी की सारी क्रियाएं किसी शमशान में जाकर करता था और शमशान में करने के बाद वो ऑर्गन्स निकालकर उस जानवर की चमड़ी को इतनी सफाई के साथ सिल देता था कि पता नहीं चलता था कि वो जानवर मरा है या जिंदा। पुलिस ने जब उन 12 लाशों को लेकर क्रॉस क्वेश्चन किया राम पांडे से, तो राम पांडे ने कहा कि उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। उन लोगों ने खाना नहीं खाया तो उन्हें मोक्ष नहीं मिला। वो लोग किसी तरीके से मौत के घाट उतर गए, इसमें राम पांडे की कोई गलती नहीं है। 1 साल के लिए राम पांडे को अपना घर ना छोड़ के जाने की पुलिस हिदायत देती है और चली जाती है। अंडर ऑब्जर्वेशन राम पांडे रखा तो गया था, लेकिन एक बहुत अजीब चीज हुई। राम पांडे के घर एक लड़की आती है और वो उससे जॉब लेने के लिए कहती है। शायद ये फिर से एक और नई चाल थी राम पांडे की कि वो किसी लड़की को मार सके। वो लड़की से वही कहता है कि तुम मुझे एक मुर्गा लाकर दो जो जिंदा हो और वो उसकी जॉब लगवा देगा। लड़की उसके कहे के मुताबिक सेम वही काम करती है। वो जाती है, उसे एक मुर्गा देती है और वो पूरा प्रोसेस बड़ा अजीब होता है। लड़की राम पांडे के साथ एक शमशान में जाती है और वहां जाकर राम पांडे उस मुर्गे के शरीर से सारी चीजें बड़ी सफाई से निकाल लेता है, यानी कि उस मुर्गे को खोखला कर देता है और कुछ अभिमंत्रित राख के साथ घास फूस समेत वो उस मुर्गे के अंदर सारी की सारी चीजों को भर देता है। उसके ऑर्गन्स जो निकले होते हैं, राम पांडे वहीं पर उन्हें पकाने लगता है और वहीं पर बैठकर खाता है। राम पांडे उस लड़की को भी ऑफर करता है कि तुम्हें भी खाना पड़ेगा। जब लड़की खाने से मना कर देती है तो राम पांडे कहता है कि तुम्हारे साथ जो होगा वो बहुत बुरा है। लड़की अपने घर चली जाती है और करीबन 15 दिन के बाद उस लड़की के साथ एक हादसा होता है। वो लड़की रोड से जा रही होती है और अचानक से राम पांडे अपने हाथ में एक बड़ी सी चाकू लेकर उसके सामने आ जाता है और वो कहता है कि वो उसके भी ऑर्गन्स खाएगा ताकि उसकी आत्मा को मोक्ष मिल जाए, क्योंकि उस लड़की का ये शरीर पूरी तरीके से अपवित्र हो गया है उसके प्रसाद को मना करने के कारण। इस वजह से राम पांडे उस लड़की के ठीक सामने चाकू लेकर आता है। एंड द मोमेंट राम पांडे आता है,
पूरी की पूरी पुलिस फोर्स उसको घेर लेती है। दरअसल ये जो लड़की थी ये पुलिस की ही एक बंदी थी जिसे एज अ स्टिंग ऑपरेशन राम पांडे के घर भेजा गया था ताकि हर एक चीज का पता चल पाए कि आखिरकार राम पांडे चाह क्या रहा है। इसके बाद राम पांडे से पूरी की पूरी जानकारी ली जाती है तो राम पांडे कहता है कि मैंने ही उनके शरीर में से सारे ऑर्गन्स को निकालकर पकाकर अच्छे से खाया है ताकि उनका शरीर जल जाए और आत्मा को मोक्ष मिल पाए। उसका बार बार ये कहना था कि उसके पास एक ऐसी सिद्धि है जो लोगों को पुण्य दिलाती है। अब ये बड़ा अजीब है। इस सारी पूछताछ के बाद और जब आखिरी बार राम पांडे पकड़ लिया गया था तो उसका एक ही सेंटेंस कहना था कि ये मौत की रसोई है, यहाँ जो खाएगा उसे पुण्य मिलेगा और जो नहीं खाएगा उसे जेल के बाहर सड़कर मौत। वो जेल के बाहर क्यों लाशों को डाल रहा था पुलिस अभी भी ये समझ नहीं पा रही थी। राम पांडे ने कहा कि उसके पिताजी भी एक मुजरिम थे और उन्हें बहुत सारे लोगों ने एक जेल के बाहर मार मार कर उनकी हत्या कर दी थी। उस वक्त राम पांडे ने अपने ही पिता का अंतिम संस्कार तो किया लेकिन उनके पिता के अंदर के सारे ऑर्गन्स को निकालकर राम पांडे ने किसी तरीके की सिद्धि करी और उस दिन के बाद से वो ये सारी चीजें और लोगों के साथ करता आया है। राम पांडे की पूरी स्टोरी के साथ उसका एक बैक ट्रॉमा भी जुड़ा हुआ था जो कि साफ विजिबल हो रहा था। बाकी की चीजें आपने उस ऑडियो लॉग में सुनी कि उसे कोर्ट ने फांसी की सजा दे दी, लेकिन इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ वो नहीं समझ पाए। चलिए इसको थोड़ा पैरानॉर्मली डिकोड करते हैं कि आखिरकार ये जो एक सेंटेंस है इसका मतलब क्या होगा। ये मौत की रसोई है, यहाँ जो खाएगा उसे पुण्य मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि राम पांडे ने अपने पिता के ऑर्गन्स को जब लिया होगा तो शायद उसने किसी तरीके की ऐसी सिद्धि करी होगी जो सिद्धि उसे ये बहकावा दे रही होगी या फिर एक तरीके से उसे मैनिपुलेट कर रही होगी और लोगों का खून करने के लिए, ताकि जैसे उसके पिता को बेरहमी से मार दिया गया था वैसे ही कोई और ना मरे, सबकी आत्मा को पुण्य मिले। राम पांडे की नजर में जो उसके पिता मुजरिम थे उस हिसाब से उसे उन्हें पुण्य देना था, इस वजह से उसने ये सारा काम किया। शायद उसने किसी ऐसी आत्मा की पूजा करी होगी या किसी ऐसी डीटी की पूजा करी होगी जो उसे ये करने पर मजबूर कर दे। कभी कभी हम जितनी साधनाएं करते हैं वो हम पर बहुत बुरी तरीके से हावी हो जाती हैं और उसका परिणाम एक नहीं दो नहीं करीबन कई लोग देखते हैं। इस केस में भी मुझे यही लगता है कि शायद किसी ट्रॉमा की वजह से राम पांडे ने कोई ऐसी साधना करी होगी जिसमें ऑर्गन्स इन्वॉल्व होंगे और उस साधना ने इन्हें ये सारी चीजें करने पर मजबूर कर दिया होगा। उस साधना ने इसका दिमाग इतना ज्यादा फेर दिया होगा कि ये लोगों को मैनिपुलेट करने में सक्षम हो गया होगा। दिमाग की एक स्टेट वो भी होती है जहां पर आप खुद मैनिपुलेट होते होते लोगों को मैनिपुलेट करने लग जाते हैं। तो हाँ, शायद इस तरीके का कोई तांत्रिक पैटर्न तो नहीं मौजूद है इस पूरे घटनाक्रम में, लेकिन एक चीज जरूर हो सकती है कि शायद उसने ये सब किसी तांत्रिक विद्या के जरिए किया होगा। वो मर तो गया, लेकिन आज भी उसके घर के आसपास रहने वाले लोग ये बताते हैं कि उन लोगों को डर लगता है। उन लोगों को कभी कभी राम पांडे बड़ा सा चाकू लेकर उनके घर के बाहर खड़ा हुआ दिखता है और वो यही सेंटेंस दोहराता है कि ये मौत की रसोई है, यहाँ जो खाएगा उसे पुण्य मिलेगा और जो नहीं खाएगा उसे जेल के बाहर सड़कर मौत। इस तरह की और इंटरेस्टिंग केसेस को जानने के लिए सुनते रहिए सुपरनैचुरल क्राइम्स विद आरजे अर्श। कहते हैं कभी कभी एक इंसान एक से ज्यादा चेहरे लेकर चलता है। हमारे भाव इतने होते हैं तो फिर इंसान के चेहरे क्यों नहीं अलग हो सकते। इस बात के कई सारे जीते जागते उदाहरण हैं जो मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और होते हैं। कई बार ऑडियो लॉग्स को सुनते समय मेरे दिमाग में ये भी आता है कि जो इंसान खून करता है या फिर जो इंसान किसी भी तरीके का क्राइम कमिट करता है उनकी मनोदशा होती क्या होगी। क्या वो लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ये सब करते होंगे या फिर उनको किसी को ऐसा करने के लिए बोला जाता होगा। कई सारे सवाल होते हैं और उनके कई अलग अलग जवाब।
फिर जब ऑटोप्सी रिपोर्ट सामने आती हैं तो ऐसा लगता है कि जितनी भी चीजें हुई हैं वो सब गलत है, इसके पीछे कोई और साजिश थी। पर क्या लालच कभी इंसान से बहुत कुछ करा सकती है? ये एक आम सवाल है जो कि हर एक इंसान के दिल में रहता है। जब केस सामने खुलता है तो उसको लगता है कि क्या लालच की वजह से इतना बुरा कृत्य किया जा सकता है, या फिर ये महज एक मनगढ़ंत बातें हैं। हमारा आज का ऑडियो लॉग भी कुछ इसी तरीके का है। ये लॉयर मेरे बहुत अच्छे मित्र थे और इन्होंने जब ये केस भेजा तो मुझे समझ में आया कि इसमें कुछ नॉर्मल नहीं है, कुछ तो ऐसा है जो सुपरनैचुरल है। और ये पहला ऐसा केस था जो कि एक लॉयर के साथ मिलकर मैंने सॉल्व किया था। तो चलिए सुनते हैं इस ऑडियो लॉग को और फिर डिकोड करते हैं इस सुपरनैचुरल क्राइम को। केस नंबर 211। ये केस मेरी लाइफ के उन केसेस में है जहां पर मुझे खुद यकीन हो गया था कि भूत प्रेत होते हैं। एक ऐसा केस जो सॉल्व होने के बाद दोबारा रीओपन हुआ। इस केस में एक से ज्यादा आरोपी थे और बड़े ही शातिरता के साथ उन्होंने एक मौत के खेल को अंजाम दिया था। एक बड़ा सा विला जो कि गांव वालों की नजर में श्रापित था, वहां हर साल किसी भी एक इंसान की मौत जलकर हो रही थी। कहने को तो उसका ओनर रंजन रॉय बाहर रहता था, पर स्टिल न जाने कैसे हर साल एक इंसान उस विला के अंदर चला ही जाता था और उसकी जलकर मौत हो जाती थी। ऑटोप्सीज ये बता रही थी कि जो भी मरे हैं उनकी आंखें किसी ने निकाल ली हैं। इस केस में विला के ओनर रंजन रॉय को जब कोर्ट रूम में पेश किया जाता है तो कोई भी पुख्ता सबूत ना होने पर केस बंद हो जाता है। पर इस केस में कई ऐसे पहलू थे जिसको सॉल्व करना बहुत जरूरी था। एक बार फिर से उस विला में मौत होती है और इस बार कोर्ट पुलिस को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन अलाउ करती है। जब विला के ओनर से उसकी फैमिली के बारे में पूछा जाता है तो वो बोलता है कि उसकी वाइफ एक रात सोते सोते मर गई थी ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट। इस वजह से उसने दोबारा शादी नहीं करी और फैमिली भी नहीं बनाई। कोर्ट उसे रिमांड पर जेल भेज देती है जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती। पर मैं क्योंकि इस केस का लॉयर था, इस वजह से मैं ये जानना चाहता था कि आखिर इस विला में सच में भूत है या नहीं। इसीलिए मैंने अपने दोस्त अर्श, जो कि एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर था, उसे इस केस को एग्जामिन करने को बोला। पर उसके बाद जो खुलासा हुआ वो मेरे लिए भी हैरान कर देने वाला था। जैसा कि आपने इस ऑडियो लॉग में सुना, मेरे दोस्त बताते हैं कि इतनी सारी चीजें हुई थी और उसके बाद उन्होंने मुझे ये केस एग्जामिन करने के लिए दिया। ये पहली बार हो रहा था कि कोई लॉयर मुझे ये केस दे रहे थे। मेरे बहुत करीबी थे, इस वजह से उन्होंने जानबूझकर कहा कि मैं एक बार जाकर पता करूं वहां पर क्या था। मैं जब जब इस ऑडियो लॉग को सुनता हूं मेरे दिमाग में वो पूरी कहानी आ जाती है जो मेरे सामने हुई थी और मैं चाहता हूं कि मैं आपको ये कहानी जरूर बताऊं, क्योंकि ये कहानी कहीं ना कहीं एक ऐसा क्राइम थी जिसमें एक सुपरनैचुरल एस्पेक्ट इन्वॉल्व था। आपने अभी तक मेरे से जितनी भी कहानियां सुनी हैं उसमें शायद बहुत जरा सा सुपरनैचुरल एस्पेक्ट इन्वॉल्व हो, पर इस केस में एक्चुअली में कुछ सुपरनैचुरल था। जैसा कि आपने इस विला के बारे में सुना, ये विला जो कि बहुत ज्यादा हॉन्टेड हुआ करता था, लोग बहुत ज्यादा डरते थे। विला के ऑनर रंजन रॉय के ऊपर पूरा का पूरा आरोप था। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन चल ही रही थी। जब मुझे ये केस पूरा का पूरा एग्जामिन करने को मिला तो मैंने एक परमिशन जरूर मांगी कि मुझे एक बार उस विला के अंदर जाना है। मुझे एक बार उस विला के आसपास के सारे लोगों से बातचीत करनी है कि आखिरकार उस विला में होता क्या है, क्यों वहां पर लोग भूत समझते हैं पर भूत है नहीं। मुझे परमिशन किसी तरीके से मिल जाती है और मैं वहां के गांव वालों से कई सारी बातें करता हूं। वो लोग मुझे बताते हैं कि हर साल में एक इंसान पता नहीं कैसे उस विला के अंदर चला जाता था और विला के अंदर जाने के बाद एक अजीब सी घटना होती थी। रात में वो इंसान जोर से चिल्लाता हुआ, पूरे अपने शरीर में आग लगाता हुआ विला से बाहर निकलकर विला के गेट पर ही अपना दम तोड़ देता था। जब मैंने उनसे पूछा कि ये घटना शुरू कब से हुई, गांव वाले बताते हैं कि ये घटना शुरू तब से हुई जब से यहाँ का जो ऑनर था उसकी बीवी को अटैक आया। कहते हैं कि उसकी बीवी की आत्मा अभी भी मौजूद है। गांव वाले बताते हैं कि ये घटना जब रंजन जी यहाँ से चले गए उसके बाद से ही शुरू हुई। बड़ा ही अजीब था। रंजन जी एकाएक अचानक से अपने घर से चले गए और किसी को बताया भी नहीं। पूरा विला खाली पड़ गया और अब इसे तो कोई लेता भी नहीं है। इसके आसपास जो निकलता है उसे डर लगता है। मुझे लगा कि हो ना हो इस विला में कोई ना कोई तरह का सबूत जरूर मिलेगा। मैं जब उस विला के अंदर गया तो एक अजीब सी शांति थी इस विला में। मैं ये आप लोगों से नहीं बताना चाह रहा कि यहाँ पर कोई भूत था, पर
कभी कभार कोई जगह ऐसी होती हैं जहां पर आपको जाने से ही नेगेटिविटी का आभास होता है। शायद उस जगह पर कई सालों से या फिर कई दिनों से कोई गया नहीं था, इस वजह से मुझे ऐसा लगा। इन्वेस्टिगेशंस तो ऑलरेडी चल रही थी, तो अंडर सर्विलांस वो एरिया था। मैं अंदर जाता हूँ तो देखता हूँ कि सारी की सारी दीवारें बहुत बुरी तरीके से सील गई हैं और उन पर पेड़ पौधे भी जमा होने लगे हैं। वो धीरे धीरे बंगला अब बेकार होता जा रहा था। अंदर जाते समय मैं जैसे ही बंगले के अंदर घुसता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि ठीक सामने एक बड़ी सी तस्वीर है। शायद उनकी कोई पुश्तैनी लोगों की तस्वीर होगी, पर उस तस्वीर की आंखों में ऐसे जैसे किसी ने जानबूझकर किसी पैने हथियार से उसको गोद कर रख दिया हो। उसकी आंखें पूरी तरीके से कटी हुई थी और वो तस्वीर भी शायद किसी राजा महाराजा की थी, शायद जिसकी वो हवेली रही हो, जिसका वो विला रहा हो, उसका कोई वंशज। अंदर जाने पर कई सारे जंगली जानवरों की भी आवाज आने लगी, क्योंकि वो विला एक्चुअली बहुत बड़ा था। उस विला में करीबन 10 कमरे थे और 10 कमरे अलग अलग तरीके से बने हुए थे। 5 कमरे नीचे और 5 कमरे ऊपर। मैं जब थोड़ा आगे जाता हूँ तो अचानक से मुझे क्या एहसास होता है कि एक ठंडी सी हवा चल रही है, पर उस हवा में एक अलग तरह की खुशबू शामिल है। अब इस खुशबू को अगर मैं तंत्र के दृष्टिकोण से देखूं तो मुझे किसी भी तरह की ऐसी जानी पहचानी खुशबू तो नहीं लग रही थी। ना ही वो कोई मसानी खुशबू थी और ना ही वो किसी अलग तरह के इत्र की। वो बस कुछ ऐसा था कि किसी ने फ्लावर का एसेंस वहां पर छोड़ दिया हो। मैं पीछे मुड़कर जैसे ही देखता हूं, आउट ऑफ नोवेयर जो आसपास की खिड़कियां होती हैं, जो कि बाहर का रास्ता दिखा रही होती हैं, वो धीरे धीरे हिलने लगती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पर सच में कोई भूत है, पर भूत का कोई नामो निशान नहीं होता है। मैं जब पास में जाता हूँ तो देखता हूँ कि खिड़की के दराजों से खून धीरे धीरे नीचे रिस रहा है, और जब और गौर से देखता हूँ तो उनकी दराज में किसी इंसान का कोई अंग फंसा होता है। हर एक खिड़की के दराज में एक उंगली, किसी में जरा सा मांस का टुकड़ा, और एकदम फ्रेश। ऐसा नहीं कि कोई बहुत पुराना टुकड़ा फंसा हो। तो क्या वहां पर कोई टुकड़े फंसा कर जा रहा था ताकि डर बना रहे? खून रिस रहा था वो एक्चुअली में इतना डरावना लग रहा था कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। असल में आप भूत प्रेतों से तो शायद लड़ लेंगे, लेकिन जब बात आती है एक ऐसे रियल सिनेरियो की जहां पर कोई चोर भी हो सकता है, जहां पर कोई सीरियल मर्डरर भी हो सकता है, तो आपको डर लगता है। और मुझे लग रहा था उस वक्त, मुझे ऐसा भी लग रहा था कि शायद इस रात कोई खून ना हो जाए और वो खून शायद मेरा ही हो। मैं उन उंगलियों को ध्यान से देखता हूं, लेकिन उसके बाद उसको नोटिस नहीं करता हूं। वहां से मैं जब ऊपर वाले कमरे की ओर जा रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि किसी ने नीचे कोई बहुत बड़ा बोरा फेंका हो। मैं जब पीछे पलट कर देखता हूं तो नीचे एक बड़ा सा चद्दर पड़ा होता है। शायद किसी ने फेंका होता है, लेकिन उस विला में तो कोई नहीं रह रहा था। मैं जब उस चद्दर की तरफ वापस घूम कर लौटने लगता हूं तो वो चद्दर धीरे धीरे खून के कलर में तब्दील होने लगता है। ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा आश्चर्यजनक था, क्योंकि मैं पहली बार ऐसा देख रहा था कि तभी मेरे कान में एक अजीब सी लेकिन गूंजती हुई आवाज आती है कि यहां से चले जाओ, वरना तुम भी मारे जाओगे। मुझे ये आवाज कहीं से भी कोई भी तरीके से सुपरनैचुरल तो नहीं लगी। मैंने उसी वक्त वहां का एक वीडियो बनाया जब खिड़कियां हिल रही थी और वो चद्दर खून में सनी हुई मेरी आंखों के सामने पड़ी थी। मैंने उस पूरे विला का एक वीडियो बनाया और वीडियो बनाकर उस विला से चुपचाप निकल गया। मेरे सामने बहुत सारी चीजें हुई। मुझे ऐसा लग रहा था कि यहां पर कोई मौजूद है, पर शायद भूत भी हो। घर आकर जब मैं उस पूरे वीडियो को वापस से देखता हूं जूम करके, तो मुझे पता चलता है कि जो खिड़कियां हिल रही थी, दरअसल में वो सिर्फ एक धागे से हिल रही थी, जो कि इनविजिबल थ्रेड होता है। आप कभी भी किसी भी ऑनलाइन स्टोर पर आप इनविजिबल थ्रेड सर्च करेंगे तो आपको एक ऐसी थ्रेड मिलेगी जो मजिशियंस अपने ट्रिक के लिए यूज करते हैं। वो थ्रेड इनविजिबल थ्रेड थी, पर उस थ्रेड को अगर आप एक निश्चित सैचुरेशन पे कलर ग्रेड करके देखेंगे तो उसकी चमक आपको दिख जाती है। और मुझे ठीक वैसा ही दिखा। मुझे लगा हो ना हो इस विला के अंदर जरूर कोई ना कोई मौजूद है, पर वो जो खून में पड़ा हुआ चद्दर था वो कैसे? मैं आपको बता दूं, कई सारे ऐसे केमिकल्स भी आते हैं जो अगर हवा के संपर्क में आए या फिर अगर वो रगड़ खा जाएं किसी तरीके से, तो वो अपने आप धीरे धीरे कलर बदलने लगते हैं। इसमें किसी भी तरीके का कोई चमत्कार या फिर कोई सुपरनैचुरल पैरानॉर्मल एस्पेक्ट शामिल नहीं हो सकता।
मैंने तुरंत स्पेशल सेल को बुलवाया और अपने उस लॉयर दोस्त को भी बुलवाया जो ये केस पूरा हैंडल कर रहा था। अंदर ठीक तरीके से इन्वेस्टिगेशन जब पुलिस ने करी तो अंदर दो लोग जो कि एक कपल थे और वो बहुत ही गरीब परिवार से लग रहे थे। पुलिस ने जब उनसे कड़ी पूछताछ करी तो उन्होंने कहा कि विला के ऑनर ने ही उनको यहाँ पर अपॉइंट किया है ताकि वो लोगों को डराते रहें। जब उन्होंने पूछा कि तो फिर लोग जलकर कैसे मर रहे हैं तो उन लोगों ने भी ये कबूल किया कि उन्हीं लोगों ने लोगों को मारा है और उन्हीं लोगों ने आंखें निकालकर बेच दी हैं ताकि उनके परिवार का गुजारा होता रहे। सारी सच्चाई तो सामने आ गई थी। उसी वक्त पुलिस ने पूरी विला की छानबीन करी और विला से अलग अलग तरह की चीजें प्राप्त हुई। उसी वक्त रंजन रॉय को हिरासत में ले लिया गया। वो बार बार बाहर जाने की कोशिश तो कर रहा था लेकिन उसे कोई भी रियायत नहीं बरती। उससे प्रॉपर पूछताछ करी और पूछताछ करने पर उसने जो बताया वो सच बहुत ज्यादा अजीब था। रंजन रॉय ने यह कबूल किया कि उसने अपनी पत्नी को मारा है। अब ये सच तो बहुत अलग था। उसका पहले पुलिस से ये कहना था कि उसकी पत्नी अचानक से गुमशुदा हो गई थी। फिर उसने पुलिस को एक अलग बयान दिया कि उसकी पत्नी को कार्डियक अरेस्ट आया। फिर उसने अब ये बयान दिया कि उसने ही अपनी पत्नी को मारा है और उसकी पत्नी को मारकर उसकी बॉडी पूरी तरीके से जला दी ताकि किसी को भी भनक ना लगे कि उसकी बॉडी के साथ क्या हुआ है। बड़ी अजीब सी चीज थी। कई सारे गांव वालों का ये मानना था कि रंजन रॉय की पत्नी या तो भाग गई है या तो उसने खुदकुशी करी है या कुछ ऐसा हुआ है। रंजन रॉय रोते रोते ये सारा गुनाह कबूल करता है और इसी के साथ साथ छानबीन में एक और चीज सामने आती है। रंजन रॉय की जो बीवी है नेहा रॉय, उसकी जर्नल, उसकी डायरी में एक अजीब सी चीज लिखी हुई थी, बहुत ज्यादा अजीब। उसकी डायरी में साफ साफ लिखा हुआ था कि रंजन बहुत ज्यादा बदल गया है, पैसों को लेकर बौखलाया रहता है, मुझे डर लगता है, उसे मेरी जरूरत नहीं है, उसे मेरे नाम पर पॉलिसी चाहिए, अगर मैं मरूं तो यकीन मत करना कि मैंने खुदकुशी की थी। अब यहां से एक और ट्विस्ट सामने आता है कि जो रंजन रॉय है उसने अपनी बीवी को शायद पैसे के लिए मार डाला और शायद नहीं, थोड़े ही दिनों में एक और विक्टिम सामने आता है और वो होता है विवेक अग्निहोत्री। विवेक एक पॉलिसी बेचने वाला इंसान होता है जो कि रंजन रॉय का ही दोस्त होता है। उसे भी पुलिस हिरासत में लेती है और वो बताता है कि अपनी पत्नी के मरने से पहले ही उसने पॉलिसी क्लेम कर दी थी। इसका मतलब विवेक और रंजन दोनों जानते थे कि उसकी पत्नी को कैसे मारना है। विवेक ने पूरे प्लान को बहुत ज्यादा डर कर पुलिस से सब कुछ बताया। विवेक बताता है कि एक दिन रंजन रॉय उसके घर में आता है और वो उससे कहता है कि उसकी पत्नी का कहीं और अफेयर चल रहा है और इस अफेयर के चलते अब वो और टॉलरेट नहीं करेगा, वो उसे मारकर उसकी पूरी पॉलिसी अपने नाम कर लेगा और यहां से लेकर हमेशा के लिए चला जाएगा। विवेक जो कि खुद भी एक आरोपी था, उसने उसको यह सलाह दी कि पत्नी को इतनी शातिरता से मारो कि किसी को पता ना चले और वो पॉलिसी को पूरा का पूरा क्लेम करा देगा। बट विवेक को उस पॉलिसी का आधा पैसा चाहिए और विवेक आधा पैसा लेकर खुश हो जाता है। विवेक बताता है कि एक रात वो रंजन रॉय के घर गया और वहां पर रंजन रॉय ने अपनी बीवी को मारने की ऐसी व्यवस्था बना रखी थी कि कोई सोच भी नहीं सकता। रंजन रॉय ने बकायदा अपनी बीवी को सेडेट्स देकर उसे बेहोश करा। उसके बाद किसी ऐसे एक्सपर्ट को बुलाकर जो ठीक से बॉडी से अंग निकाल ले, उसे बुलाकर उसकी आंखें ऐसे निकलवा दी जैसे उसके शरीर में खून ही ना हो। दरअसल एक केमिकल भी आता है जिसके जरिए खून पूरा का पूरा बॉडी में सूख जाता है। रंजन रॉय ने अपनी बीवी को बेहोशी की हालत में वही केमिकल दिलवाया और उसके बाद उस एक्सपर्ट ने जिसको रंजन रॉय ने बुलाया था, उसने रंजन रॉय की बीवी नेहा रॉय की आंखें धीरे से निकाल ली और ऐसे जैसे किसी को पता भी ना चले। उसके बाद रंजन रॉय ने एक ग्लव्स पहनकर अपनी ही बीवी के हाथों खुद को जलवा दिया। तो ये एक खुदकुशी भी हो गई और उसकी बीवी के बारे में किसी को पता भी नहीं चला। उसकी जो राख थी वो उसे जाकर शायद कहीं पर गाड़ आया या फिर बहा आया होगा, कोई सबूत भी नहीं मिला। इसीलिए कुछ कुछ गांव वालों का ये कहना था कि उन्होंने देखा है खुदकुशी होते हुए। अब केस के धीरे धीरे सारे के सारे पहलू खुल रहे थे।
विवेक अग्निहोत्री ने जो भयानक घटना का उल्लेख किया था वो सच में निंदनीय थी, बहुत ही ज्यादा अजीब थी। कितना अजीब लगता है जब कोई अपना ही इंसान अपने ही किसी पैसे के लालच की वजह से अपनी ही बीवी को मार डाले। बहुत ही अजीब था। रंजन रॉय ने इस गुनाह को कबूल किया और विवेक अग्निहोत्री सहित रंजन रॉय ये लोग जेल में हमेशा के लिए बंद हो गए। इनको धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुना दी गई और सब कुछ शांत हो गया। यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि कितना नॉर्मल केस था और बहुत ही अजीब तरीके से जो प्लान्ड आउट था, तो इसमें सुपरनैचुरल क्या है? अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें सुपरनैचुरल एंगल कहाँ जुड़ा हुआ था। कभी कभी कहते हैं ना कि आप जिस केस की तह तक पहुंच जाते हैं, दरअसल वो तय नहीं होती, उसकी भी गहराई में एक और परत छुपी होती है जिसे शायद आम तौर पर कोई भी ना देख पाता हो, या फिर जो परत सामने होते हुए भी इनविजिबल होती हो। कुछ ऐसा ही हुआ उस केस के सॉल्व होने के करीबन 1 साल के बाद। ठीक 1 साल के बाद मेरे पास एक मेल आता है। मैं उस मेल को ओपन करता हूँ, नो सब्जेक्ट लिखा होता है और वो जो सेंडर होता है उसका भी कोई नाम नहीं होता है। मैं जब उस मेल को ओपन करता हूँ तो उसमें एक वीडियो का लिंक होता है और एक टेक्स्ट होता है। उस टेक्स्ट में ये प्रॉपर लिखा होता है कि तुमने रंजन को तो पकड़वा दिया, लेकिन तुमने जो देखा वो सब कुछ नहीं था, कुछ है जो अभी भी अधूरा है। और साथ में एक वीडियो का लिंक भी था। जब इस वीडियो के लिंक को मैंने खोला तो मैं क्या देखता हूं कि ये उस दिन का सीसीटीवी फुटेज है जिस दिन रंजन रॉय के घर विवेक अग्निहोत्री जाता है और जिस दिन इसकी बीवी को मारा गया होता है। अब बड़े ही ताज्जुब की बात है कि उस दिन एक तांत्रिक के भेष में कोई इंसान विवेक अग्निहोत्री के ठीक बाद उस विला के अंदर जा रहा होता है। वीडियो कट हो जाती है वहां से और सेकंड वीडियो में एक हवा में लहराता हुआ सफेद कपड़ा और एक औरत की चीख होती है और वो औरत कहती है कि मुझे मत जलाओ, मेरे पेट में एक बच्चा है। मुझे बहुत ज्यादा झटका लगता है ये सारी चीजें देखकर कि अभी अभी तो मैंने ये प्रूव करा कि इस विला में कोई भी तरीके का भूत एग्जिस्ट नहीं करता है। ये सब जो हो रहा था ये रंजन रॉय और विवेक अग्निहोत्री समेत वो जो 2 लोग उस विला में थे जिन्हें रंजन रॉय ने ही अपॉइंट किया है, शायद उनकी वजह से हो रहा हो। तो अब ये भूत क्यों? मैंने तुरंत अपने उस लॉयर दोस्त को फोन मिलाया जिसने ये केस पूरा लिया हुआ था। मैंने उसको पूछा भी कि क्या तुम्हारे पास कोई मेल आया? वो भी घबरा कर कहता है कि उसके पास भी यही सेम मेल गया है और इस मेल की लोकेशन ट्रैक नहीं हो पा रही क्योंकि वीपीएन के थ्रू ये मेल आया है, तो हमेशा इसकी आईपी बाउंस हो रही है। इसके एग्जैक्ट लोकेशन का पता किसी को नहीं चल रहा। मैं बहुत ज्यादा शॉक में आ गया कि आखिरकार ऐसा हो कैसे सकता है। और उस वीडियो के अंत में एक चीज और थी। वीडियो के अंत में एक डायरी थी जो बार बार कोई पटक रहा था। वो डायरी दिख रही थी साफ साफ। क्या थी वो? नेहा की वही जर्नल थी जो शायद पुलिस ने बरामद करी थी। मैंने किसी तरीके से अपने लॉयर दोस्त से वो जर्नल को निकलवाने के लिए बोला। जब उस डायरी को मैंने वापस से पढ़ा तो उस डायरी में एक और चीज सामने आई, एक नाम जो मैंने पढ़ते समय इग्नोर कर दिया था और वो नाम था निशा। अब ये मेरे लिए बहुत यूनिक था क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि जो कुछ भी है निशा को सब कुछ पता है। उसके नंबर के साथ मैंने उसी वक्त उसको फोन किया और जब मैंने निशा को फोन किया तो वो बहुत ही घबराते हुए एक चीज बोलने लगी। मैंने जब निशा को पुलिस की धमकी दी और ये जोर देकर पूछा कि मुझे सच सच बताओ कि तुम क्या जानती हो नेहा रॉय के बारे में और उसके कत्ल के बारे में, तो वो घबरा कर मुझसे कहने लगी, मैं उसे बचा नहीं पाई। मुझे पता था वो नहीं बच पाएगी। मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता। अब मैं उसे हर रात सपने में देखती हूँ। मेरी जिंदगी बेकार कर दी उसने। मैंने उसको पूछा कि जिंदगी बेकार कर दी है, सपने में दिखती है, मतलब ये केस तो पूरा सॉल्व हो गया है, तो तुम्हें क्यों दिख रही है? निशा बिल्कुल चुप रहती है। थोड़ी देर तक कोई भी आवाज नहीं आती। मैं उसे फिर से पूछता हूँ कि क्या कत्ल के बारे में तुम्हें पता है? तो निशा घबराते हुए मुझसे कहती है, आपको क्या लगता है कि वहाँ पे सिर्फ रोहित और विवेक ही थे जिन्होंने नेहा को मारा है? वहाँ पर कुछ और भी था। मैंने जब निशा की पूरी बात सुनी तो उसी वक्त मैं अपने लॉयर दोस्त के साथ निशा के घर निकल गया। निशा के घर जाने पर जो उसने मुझे बात बताई वो सोच और समझ के परे थी। उसने मुझे बताया कि उस विला में एक कोना है, उस कोने में कुछ गड़ा हुआ है और जो भी चीज हो रही है सब उसी की वजह से हो रही है। दरअसल निशा भी उस रात उस घर में मौजूद थी। निशा, विवेक, रंजन रॉय और वो तांत्रिक। निशा बताती है कि वो रंजन रॉय और उसकी बीवी की म्यूचुअल दोस्त थी। उसकी बीवी कभी कभी उसे कॉल करके
बताती भी थी कि एक तांत्रिक आया जाया करता है, वो पैसे लिया करता है उसके पति से। उसको बिल्कुल भी ये चीज पसंद नहीं थी। नेहा रॉय को बिल्कुल भी ये चीज पसंद नहीं थी कि कोई तांत्रिक से रंजन रॉय मिले। जब उसने ऑब्जेक्शन किया और जिस दिन उसको मारा गया उस दिन तांत्रिक ने बहुत झुंझला कर और बहुत ही परेशान होकर बोला कि वो अब इसकी आत्मा को यहीं बांध देगा। और ये सारी की सारी चीज निशा देख रही थी। जब पूरी तरीके से नेहा की लाश जल जाती है तो तांत्रिक उसकी लाश से निकली भस्म को उठाकर एक पुतले में लपेट देता है और उस पर एक लाल कपड़ा लगाकर कहीं गाड़ देता है। वो चीज वहीं पर थी। जैसा निशा ने मुझे बताया हम लोगों ने वैसा ही फॉलो किया और हम लोग तुरंत उस विला में गए। जब हम लोग उस विला में पहुंचे और उस जगह को खोदा तो एक्चुअली में वहां पर एक पुतला था जो कि बड़ा अजीब सा था, जिसके ऊपर एक लाल कपड़ा बंधा था और उस लाल कपड़े के ऊपर काले धागे की एक परत। उस पुतले के हाथ में एक कागज था। उस कागज में बड़े ही अजीबोगरीब ढंग से कोई मंत्र लिखा हुआ था। जब मैंने उस मंत्र को ध्यान से देखा तो वो मंत्र एक साबर मंत्र था। साबर मंत्र भगवान शिव के द्वारा कहे गए कुछ ऐसे मंत्र हैं जो कि आमतौर पर लोगों को मिलते नहीं हैं। तो ये तांत्रिक क्या सच में एक जानकार था? मुझे लगा कि हो ना हो यहाँ पर जरूर कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो हम सबके सोच के परे हैं। मैंने उस पुतले को निकाला। उसके साथ साथ एक कबूतर भी वहां पर मरा हुआ था, लेकिन उस कबूतर का पूरा शरीर नीला पड़ा हुआ था। मुझे ये तंत्र तो समझ में नहीं आया, लेकिन मैंने उसी वक्त उस पुतले और उस कबूतर को निकाल कर उनके विला के अंदर ही उसके आंगन में उसका संस्कार किया। संस्कार करने के बाद चीजें ऐसे प्रतीत हुई जैसे सब कुछ शांत हो गया हो। सब कुछ शांत, एकदम अजीब सा। और उसी समय मेरे लॉयर दोस्त को एक फोन आता है। वो फोन जेल के किसी अधिकारी का होता है। वो जेल का अधिकारी कहता है कि 9:45 पर रंजन रॉय और विवेक अग्निहोत्री की अकस्मात मृत्यु हो गई है। मैंने जब घड़ी में टाइम देखा तो संस्कार का टाइम भी 9:45 था। वो लोग खून की उल्टी करके मर गए होते हैं। मेरा लॉयर दोस्त मेरी शक्ल देख रहा होता है और मैं उसकी। मैं इसको समझ नहीं पा रहा था कि ये कोई सुपर नेचुरल केस था या मात्र एक अनहोनी कि मैंने यहाँ पर उस पुतले को जलाया और रंजन रॉय समेत एक और आरोपी विवेक अग्निहोत्री मर गया। अब ये मैं आपके विवेक के ऊपर छोड़ता हूँ कि आप इसे मात्र एक कल्पना कहेंगे, मात्र एक कोइंसिडेंस कहेंगे कि मैंने पुतला जलाया और वो दोनों आरोपी मर गए, या फिर इसके पीछे कोई लॉजिक आप निकालने की कोशिश करेंगे। यह आपका विवेक है। मैंने सिर्फ अपनी एक टिप्पणी दी है। शायद इस केस में और भी कुछ चीजें हैं जो मैं सॉल्व ना कर पाया हूं, पर यह केस आज भी मेरे दिमाग में रहता है जब जब मैं इस ऑडियो लॉग को सुनता हूं। जल्दी मिलेंगे एक और ऐसे दिल दहला देने वाले केस के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए सुपरनैचुरल क्राइम्स विद आरजे हर्ष। क्राइम, ये शब्द सुन के आपके दिमाग में क्या आता है? कोई किसी का खून कर दे, कोई किसी से पैसे वसूल ले, या फिर कोई किसी के घर में कुछ इस तरीके की चोरी कर दे कि उसका सब कुछ लूट कर चला जाए। सुपरनैचुरल क्राइम जब मैं आपसे कहता हूं तो वहां पर मेरा मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे एस्पेक्ट भी उसमें शामिल हो जो पैरानॉर्मली एक्यूरेट हो। मेरे कई सारे ऐसे केसेस में ऐसा हुआ भी है। इवन जो मैं ऑडियो लॉग सुनता हूं, जितने भी लॉयर्स अपनी अपनी दलीलें बताते हैं या फिर अपने अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं, उसमें भी मैं ये देखता हूं कि वो कहीं ना कहीं ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो केस था ये पैरानॉर्मल था भी या फिर महज एक मनगढ़ंत कहानियां थी। लेकिन आज जो मैंने ऑडियो लॉग सुना है ये कोई कोर्टरूम का ट्रायल केस नहीं है, या फिर ये कोई ऐसी घटना नहीं है जो सिर्फ एक 4 दीवारी के अंदर हुई और उसके बाद खत्म हो गई। आज का जो केस है ये कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग है। दरअसल ये लॉयर मेरे मित्र रहे और इनके पास भी ये केस बहुत टाइम पहले आया था। ये तब भी शायद छोटे रहे होंगे। ये केस बहुत साल पुराना है, पर इसकी गुत्थी कैसे सॉल्व हुई और एंड में क्या हुआ वो शायद आज भी लोगों के दिमाग में एक पहेली है। तो चलिए पहले सुनते हैं इस ऑडियो लॉग को और उसके बाद इस केस को ठीक से डिकोड करते हैं कि आखिरकार ये क्राइम था या फिर एक पैरानॉर्मल घटना। देयर इज नो केस नंबर इन दिस केस। कई बार कोर्टरूम के अंदर से ज्यादा सस्पिशियस एटमॉस्फेयर कोर्टरूम के बाहर का होता है। ये केस आज से 30 साल पुराना है, जिसकी हर एक डिटेल को मैंने जर्नल में रखा था सो दैट किसी तरह से इसे समझा जा सके। 15 सालों में 56 किलिंग्स। एक ऐसा गैंगस्टर जिसे जब भी अरेस्ट किया गया वो हर बार लैक ऑफ एविडेंस की वजह से बाहर आ जाता था।
पुलिस के 1 मंथ तक रिमांड पर रखने और हर तरह का टॉर्चर करने के बाद भी वो शायद मार खाने में इतना एक्सपर्ट हो चुका था कि वो अपना मुंह तक नहीं खोलता था। लाई डिटेक्टर उतने एक्यूरेट भी नहीं होते थे उस वक्त। हर किलिंग को इतने साफ तरीके से अंजाम देता था कि किसी को भनक तक नहीं लगती थी कि खून उसने किया है। पर टोटल उसकी किलिंग यानी 15 साल के 2 साल बाद उसे चेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ। और रियल ट्विस्ट तो तब आया जब उसके कैंसर डिटेक्ट होने के बाद पैरानॉर्मल घटनाएं होना शुरू हो गईं, जिसके बारे में पूरी सच्चाई आज तक ना पुलिस को, ना लोगों को और ना ही उसके परिवार में प्रेजेंट टाइम मौजूदा किसी भी पर्सन को पता चली। 15 साल में 56 किलिंग, आपको नहीं लगता कि ये इनजस्टिस है एक तरीके का, शायद जो हम अपने सिस्टम से एक्सपेक्ट करते हैं? 56 लोगों को मार देना और उसके बाद भी पुलिस की हिरासत से बाहर निकल जाना। इन गैंगस्टर का नाम था राजन भाई। दिल्ली में बहुत ज्यादा इनका नाम था और लोग डरते भी थे, प्लस उसके साथ साथ लोगों की ये मदद भी करते थे। अब इन्हें आप मसीहा कहेंगे या फिर सिर्फ एक ऐसा गैंगस्टर जो लोगों को मारता था? सबसे ताज्जुब की बात मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं कि उस गैंगस्टर ने जितनी भी किलिंग करी है वो सब के सब कोई गरीब इंसान नहीं थे। वो सब के सब एक ऐसे इंसान थे जो वेल मेंटेन्ड सोसाइटी को बिलोंग करते थे। उसी के साथ साथ कुछ ऐसे भी लोग थे जो करप्शंस में बहुत ज्यादा थे। कुछ ऐसे नेता भी शामिल थे जिनको उसने बेवजह मार डाला है, शायद किसी पैसे के चलते। लोगों का ऐसा मानना था कि वो जो गैंगस्टर था वो गरीबों को कभी भी सताता नहीं था, कभी किसी का 1 रुपए खाया नहीं उसने, लेकिन वो जिसको भी मारता उसके घर से कई सारे पैसे, हीरे जवाहरात और हर एक चीज निकाल कर अपने पास ले जाता। मर्डर वो इतनी सफाई से करता कि पुलिस जब भी क्राइम सीन पर जाती उसे लाश के आसपास 1% भी सबूत नहीं मिलता। अब सबूत क्यों नहीं मिल रहा था ये किसी को नहीं पता। इस डिटेल को कैसे डिस्क्राइब किया जाए ये भी किसी को पता नहीं है। मेरे पास जितने भी रिसर्च पेपर आए हैं वो बहुत पुराने हैं, क्योंकि ये केस आज से करीबन 30 साल पहले ही बंद हो चुका है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी खून किए गए हैं 15 साल के अंतर्गत, वो पुलिस की निगाह में क्यों नहीं आए? क्या कोई ऐसा स्पेशल सेल इन्वॉल्व नहीं हो पाया? क्या ऐसी सिस्टम से कोई गलती हो गई या इसके पीछे कोई ऐसी भयानक घटना शामिल थी? मैंने पूरे केस को ध्यान से पढ़ा, लेकिन एंड में आते आते मेरा पूरा व्यू बदल गया, क्योंकि इस केस के एंड में प्रॉपर लिखा हुआ था कि उस आदमी को यानी कि राजन भाई को आत्माएं दिखने लगी। चलिए पहले राजन भाई के किरदार को और डीपली जानते हैं और ये जानते हैं कि जो मर्डर हुए हैं उनमें एक्चुअली में क्या सबूत मिले। दरअसल मेरे पास 2 अलग अलग रिसर्च पेपर आए। एक रिसर्च पेपर में राजन भाई की पूरी हिस्ट्री लिखी हुई थी कि वो गरीब लोगों के साथ कैसा था और वो अमीर लोगों के साथ कैसा था। उसे डर नहीं लगता था किसी से, खुद को बहुत बड़ा गैंगस्टर मानता था और वो कहता भी था कि वो सही के लिए हत्याएं करता है, गलत के लिए नहीं। पुलिस जब भी उसे पूछताछ के लिए ले जाती वो हमेशा छूट जाता। कई बार उसे इतनी बुरी तरीके से मारा गया कि वो अपने घर के बाहर तक नहीं चल पा रहा था। उसके पैर तक को तोड़ दिया गया, लेकिन फिर भी उसने अपने खून को जारी रखा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब कोई सबूत मिला नहीं, जब कुछ हुआ नहीं, तो फिर आखिरकार हमें ये कैसे पता है कि खून उसने ही किए हैं? इसका खुलासा भी मैं जल्दी करूंगा, लेकिन पहले मैं किलिंग्स पे आता हूं। पहला मर्डर जो उस गैंगस्टर ने किया था वो बहुत ही बेरहमी से किया था, और वो मर्डर था एक पॉलिटिशियन का। ऐसा कहा जाता था कि वो पॉलिटिशियन बहुत ही ज्यादा बेकार हैं, बहुत ही ज्यादा भ्रष्ट हैं और गरीब लोगों का पैसा खाकर खुद को अमीर बना रहे हैं। कुछ साल बीते होंगे और उस पॉलिटिशियन की लाश उसके घर में मिली, लेकिन लाश के मिलने का पैटर्न बड़ा अलग था। उसकी लाश उसके घर के ही वॉशरूम में मिली। वो अपने घर के वॉशरूम में बने बाथ टब में आराम से लेटा हुआ था। उसके हाथ में एक नोट की गड्डी थी जिसपे पूरी तरीके से खून लगा हुआ था, और दूसरे हाथ में एक वाइन का ग्लास। वो इस तरीके से पकड़े हुए था कि प्रॉपर किसी ने उसका हाथ पकड़कर वैसा उसको बैठाला गया हो। बाथ टब के अंदर पूरा खून भरा हुआ था और उसके शरीर में एक बड़ा सा कट लगा था, जो कि शायद किसी बड़े नाइफ से या फिर किसी ऐसे नाइफ से लगाया गया हो जिससे अक्सर जानवर काटने के लिए यूज किया जाता है। और कट इतनी शार्प लगा था और इतना डेप्थ में लगा था कि जब ऑटोप्सी रिपोर्ट सामने आई तो पता चला कि जिस चीज से प्रहार हुआ है या फिर जिस चीज से भी उस नेता को मारा गया है वो चीज 3 इंच अंदर तक घुसी हुई थी। और ये वार 2 बार में नहीं हुआ, ये वार सिर्फ
एक बार में हुआ है। जरा आप सोचिए, नॉर्मल चाकू को आप लेकर भी अपने शरीर पर चलाते हैं तो आपके शरीर में इतनी परतें होती हैं कि सिर्फ पहली या दूसरी परत ही निकलती है, लेकिन जब आप एक ऐसे बड़े हथियार को शरीर पर चलाएं तो आपके पास इतना फोर्स होना चाहिए, इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो आपकी पसलियों तक को चीर दे। तो क्या उसके पास इतना खतरनाक वेपन था कि वो एक झटके में ही मार दे रहा था? ऐसे तो सिर्फ मैंने कटाना ब्लेड्स के बारे में सुना है जो बहुत ही ज्यादा घातक होती हैं, या स्पार्टन ब्लेड्स। उस गैंगस्टर के द्वारा किए गए मर्डर की पहली ऑटोप्सी रिपोर्ट ये भी बता रही थी कि जो नेता थे जिनकी डेड बॉडी उनके अपने घर के बाथटब में मिली, वो बहुत ही ज्यादा सदमे में थे किसी चीज को देखकर। पर वो सदमा एक्चुअली था किस चीज का? पुलिस को एक और बहुत हैरान कर देने वाली चीज मिली। पुलिस ने जब उस नेता के कमरे में छानबीन करी तो पुलिस को उस नेता के घर के बेडरूम की फॉल सीलिंग में कई सारे नोट ऐसे मिले जो शायद उसकी कमाई को भी एक्सप्लेन नहीं कर रहे थे। एक और चीज था, उसके दूसरे कमरे में जहां पर एक और फॉल सीलिंग में नोट दबे हुए थे, वहां से कुछ नोट गायब थे। आधी फॉल सीलिंग टूटी हुई थी। अनुमानित आरोपी राजन भाई, उसने पूरे के पूरे नोट्स को अपने बैग में भर के, जितने भी उसके बैग में आ पाए, और नेता को आराम से उस बाथटब में बैठाकर वहां से फरार होने की पूरी साजिश रची। पुलिस का ऐसा मानना था तो पुलिस ने तुरंत राजन भाई को गिरफ्तार कर लिया।